Hello everybody, welcome to चेतन शर्मा क्लासेस द वर्ल्ड ऑफ लॉजिक्स। आज का टॉपिक है सप्लाई, डिमांड एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज़। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, इफ़ यू आर वाचिंग माय वीडियो ऑन यूट्यूब देन यू कैन गो टू डिस्क्रिप्शन। यू आर प्रोवाइडेड विद लिंक ऑफ माय टेलीग्राम चैनल। यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल फॉर नोट्स। आज की इस क्लास के अंदर हम अपना फर्स्ट बॉक्स कंप्लीट करेंगे, कंट्रोल्स ऑन प्राइसेस। ठीक है जी, तो मैं आराम से इस बॉक्स को आपके लिए स्टार्ट करता हूँ। बिल्कुल बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे। कहता है इकोनॉमिस्ट हैव टू रोल्स। कहता है इकोनॉमिस्ट के दो रोल्स हैं। कहता है भैया एक तो एज अ साइंटिस्ट है और एक पॉलिसी एडवाइज़र है। एज अ साइंटिस्ट आपने पिछली वीडियोस में चेक कर रखा होगा, मैं फिर से थोड़ा सा बता देता हूँ। एज अ साइंटिस्ट इकोनॉमिक्स चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व करने के बाद अपनी थ्योरीज़ को डेवलप करते हैं। एज अ पॉलिसी एडवाइज़र्स वो बताते हैं कि कैसे वर्ल्ड को चेंज करा जा सकता है बेहतर के लिए। अभी तक हमने जो भी पीछे पढ़ा या पिछली वीडियोस में देखा हमने, वो सब साइंटिफिक स्टडी थी। ठीक है जी, यहाँ से रीड करते हैं। वी हैव सीन हाउ सप्लाई एंड डिमांड डिटरमाइंस द प्राइस ऑफ अ गुड एंड क्वांटिटी ऑफ अ गुड सोल्ड। ये हम चेक कर सके हैं कि कैसे सप्लाई और डिमांड प्राइस और क्वांटिटी को डिटरमाइन करते हैं। प्राइस और क्वांटिटी का मतलब है इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। वी हैव ऑल्सो सीन हाउ वेरियस इवेंट शिफ्ट सप्लाई एंड डिमांड एंड देयर बाय चेंजिंग द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। चेक कर चुके हैं कि कैसे डिमांड सप्लाई शिफ्ट होते हैं और उसकी वजह से इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी में क्या चेंज आता है। साथ ही साथ हम इलास्टिसिटी भी कर चुके हैं ताकि हम मैग्नीट्यूड चेक कर सके कितना चेंज आया है, कितनी क्वांटिटी का चेंज आया है डिमांड या सप्लाई में। ये भी हम पीछे चेक कर चुके हैं। ठीक है जी भैया। दिस चैप्टर ऑफर्स अवर फर्स्ट लुक एट पॉलिसी। अब हम यहाँ पॉलिसी की तरफ ध्यान दे रहे हैं, मतलब वो एडवाइस कर रहे हैं इकोनॉमिस्ट, उसकी तरफ ध्यान दे रहे हैं। हेयर वी एनालाइज वेरियस टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी यूजिंग ओनली द टूल्स ऑफ सप्लाई एंड डिमांड. As you will see, the analysis yields some surprising insights. Policies often have effects that their architects did not intend or anticipate. कह रहा है कभी कभार कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बन जाती हैं जिसके जो इफ़ेक्ट्स होते हैं, जो पॉलिसी मेकर होते हैं, वो भी एंटिसिपेट नहीं कर पाते हैं। We begin by considering policies that directly control prices. अब हम उन पॉलिसीज़ से स्टार्ट कर रहे हैं जो प्राइस को कंट्रोल करती हैं। कौन कौन सी पॉलिसीज़ हैं, एग्जाम्पल लिखे हैं। रेंट कंट्रोल लॉज set maximum rent that landlord may charge tenants. Minimum wage laws set the lowest wage that firm may pay workers. अब इनको आगे हम प्रॉपर तरीके से पढ़ लेंगे। बता रहा था दो एग्जांपल्स के थ्रू। Price controls are usually enacted when policymaker believe that market price of a good or service is unfair to the buyer or seller. कह रहा है प्राइस कंट्रोल तभी लागू किया जाता है जो मार्केट प्राइस आया है विद द फ्री फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, वो अनफेयर है या तो बायर के लिए या फिर सेलर के लिए। येट एज वी विल सी दीज पॉलिसीज़ कैन जनरेट इनइक्विटीज़ ऑफ देयर ओन। कह रहा है अगर ये पॉलिसीज़ अगर हम लागू करते हैं तो कुछ ना कुछ अनफेयरनेस तो आपको नज़र आएगी। आफ्टर डिस्कसिंग प्राइस कंट्रोल वी कंसिडर द इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेस। कह रहा है भैया जब प्राइस कंट्रोल को पढ़ लेंगे तो वो कुछ जगह देखेंगे क्या इम्पैक्ट है टैक्सेस का। पॉलिसी मेकर यूज टैक्सेस टू रेज रेवेन्यू फॉर पब्लिक पर्पसेस एंड टू इन्फ्लुएंस मार्केट आउटकम। पॉलिसी मेकर टैक्सेस को इसलिए लाते ताकि गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ सके। ऑल्दो द प्रिविलेंस ऑफ टैक्सेस इन अवर इकोनॉमी इज ऑब्वियस, देयर इफेक्ट्स आर नॉट। कह रहा है टैक्स तो होते ही है, तो ऑब्वियस सी बात है, पर उसके इफेक्ट ऑब्वियस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन गवर्नमेंट लिवाई अ टैक्स ऑन द अमाउंट दैट फर्म पे टू द वर्कर। कह रहा है जब गवर्नमेंट टैक्स लगाती है जो अमाउंट वर्कर को पे किया जाता है, डू द फर्म और द वर्कर बी ए द बर्डन ऑफ टैक्स। अब ये बर्डन ऑफ टैक्स कौन लेता है अपने ऊपर, फर्म लेती है या वर्कर लेता है? द आंसर इज नॉट एट ऑल क्लियर। अभी ये आंसर मैं आपको बता नहीं सकता हूँ अंटिल वी अप्लाई द पावरफुल टूल्स ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। कंट्रोल्स ऑन प्राइसेस. To see how price control affect market outcome, let's look once again at the market for ice cream. जो पिछली वीडियोस में हमने कॉमोडिटी को आइसक्रीम लिया था, यहाँ भी उसी प्रोडक्ट को ले रहा है, वो है आइसक्रीम। बता रहा है जैसे हमने चैप्टर 4 में देखा कि जो आइसक्रीम के प्राइस सेट हुए थे फ्री मार्केट के अंदर, जहाँ कॉम्पिटिटिव मार्केट थी और
मार्केट के अंदर प्राइस सेट किए गए थे और ऐसा प्राइस सेट हो रहा था मार्केट फोर्सेस से जहाँ पे डिमांड और सप्लाई दोनों बैलेंस में थी। ठीक है ना भैया, यहाँ से रीड करते हैं अब। At the equilibrium price, the quantity of ice cream that buyer want exactly equals to quantity that seller want to sell. दोनों बराबर है। To be concrete, let's suppose that equilibrium price is $3 per cone. जो डिमांड और सप्लाई से प्राइस सेट हुआ है वो $3 है। ये हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं। Some people may not be happy with the outcome of this free market process. कुछ लोग इस आउटकम से खुश नहीं होंगे। द अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ आइसक्रीम ईटर्स कंप्लेन्स दैट $3 प्राइस इज़ टू हाई फॉर एवरीवन टू एंजॉय अ कोन अ डे। कह रहा भैया जो प्राइस $3 सेट हुआ है वो ज़्यादा है। मीनवाइल नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइसक्रीम मेकर्स कंप्लेन दैट द $3 प्राइस थ्रू कॉम्पिटिशन इज़ टू लो। कह रहा है जो मेकर्स ऑफ आइसक्रीम है वो ये कह रहे हैं भैया कि जो प्राइस सेट हुआ है $3 वो बहुत ही कम है, इससे हमारी इनकम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो भैया ईटर्स की जो एसोसिएशन है और जो मेकर्स की एसोसिएशन है दोनों को $3 अनफेयर लग रहा है। बायर को लग रहा है भैया, ईटर्स वालों को लग रहा है प्राइस ज़्यादा है, सेलर वालों को लग रहा है प्राइस कम है। अब क्या होगा, दोनों के दोनों कन्विंस करेंगे गवर्नमेंट को, भैया बायर भी कन्विंस करेंगे, गवर्नमेंट की भी कन्विंस करेगी कि भैया कुछ ऐसे लॉ पास करे जाए कि आप लोग हमारी सुनो। यहाँ वही बोल रहा है। ईच ऑफ दीज ग्रुप लॉबीज कन्विंस करेगी द गवर्नमेंट टू पास लॉज दैट अल्टर मार्केट आउटकम बाय डायरेक्टली कंट्रोलिंग द प्राइस ऑफ द आइसक्रीम। दोनों कन्विंस करने में लगे, ईटर्स एसोसिएशन भी और सेलर्स एसोसिएशंस भी, मतलब मेकर्स की एसोसिएशन। बिकॉज बायर ऑफ एनी गुड ऑलवेज वांट लोअर प्राइस वाइल सेलर वांट हायर प्राइस। द इंटरेस्ट ऑफ टू ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट्स। बायर को सस्ता चाहिए, सेलर को महंगा बेचना है, तो दोनों के इंटरेस्ट आपस में कन्फ्लिक्ट करेंगे। इफ द आइसक्रीम ईटर्स आर सक्सेसफुल इन देयर लॉबिंग, द गवर्नमेंट इम्पोज लीगल मैक्सिमम ऑन द प्राइस एट विच आइसक्रीम कोन्स आर टू बी सोल्ड। Because the price is not allowed to raise above this level, the legislation maximum is called price ceiling. भैया गवर्नमेंट जो है मतलब लॉ पास होंगे तो एक मैक्सिमम प्राइस सेट किया जाएगा, तो मैक्सिमम प्राइस को बोला जा रहा है प्राइस सीलिंग। अब बड़े पहले ध्यान से सुनने की कोशिश करो। सपोज करो अभी मैं आपको ये प्राइस सीलिंग बता रहा हूँ, मैक्सिमम प्राइस वाला ये प्राइस सीलिंग, ठीक है ना। इसके लिए मैंने नीचे यहाँ पे एक स्टोरी लिखी हुई है, मतलब कुछ नंबर्स लिखे हैं, उसको चेक करो। ये लिखे यहाँ पे, ये नंबर सारे मैंने इसके लिए लिखे हैं, ठीक है। अब आराम से इसको चेक करते हैं। सपोज करो जो मार्केट फोर्सेस डिमांड एंड सप्लाई से जो प्राइस सेट हुआ वो था हमारा $3। अब जो प्राइस सीलिंग होगी उसमें 2 प्राइजेस लिए जाएंगे। एक प्राइस तो हमने ले लिया इक्विलिब्रियम प्राइस से ज़्यादा, वो है हमारा $4 का प्राइस। कितने डॉलर का प्राइस है हमारा? $4 का प्राइस। गवर्नमेंट कह रही है मैक्सिमम प्राइस अब 4 रहेगा, ठीक है जी। 4 मैक्सिमम प्राइस है, 4 से ज़्यादा प्राइस नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट ये कह रही है, ठीक है जी भैया। अब 4 से ज़्यादा प्राइस नहीं होना चाहिए, पर 4 से कम तो प्राइस हो सकता है। 4 से ज़्यादा प्राइस नहीं होना चाहिए, पर प्राइस 4 से कम तो हो सकता है। और आप सबको पता है जब प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर चला जाता है, मतलब इक्विलिब्रियम प्राइस था मेरा $3, अब ये ऊपर चला गया है, तो हम क्या देखेंगे, यहाँ पे हमारी सप्लाई ज़्यादा होएगी और डिमांड हमारी कम होएगी, तो हमें सरप्लस नज़र आता है। ये हम पीछे देख चुके हैं, तो हमें क्या नज़र आता है? सरप्लस नज़र आता है, ठीक है। अब ये जो प्राइस $4 सेट करे गए, इससे ऊपर तो प्राइस नहीं जा सकते, इससे ऊपर तो प्राइस नहीं जा सकते क्योंकि मैक्सिमम प्राइस 4 है, पर हम नीचे की तरफ तो आ सकते हैं, $3 पे वापस तो आ सकते हैं, $3 पे हम वापस आ सकते हैं, मतलब इक्विलिब्रियम प्राइस पे हम दोबारा आ सकते हैं, पर इससे ऊपर नहीं जा सकते। तो इक्विलिब्रियम प्राइस पे हम दोबारा आ सकते हैं, तो इसलिए इसको बोला गया है नॉन बाइंडिंग। बिल्कुल ध्यान से समझना, नॉन बाइंडिंग का मतलब है हम इक्विलिब्रियम प्राइस पे वापस आ सकते हैं, 4 से ऊपर नहीं जा सकते, पर नीचे तो आ सकते हैं। मार्केट फोर्स अपने आप हमें नीचे ले आएगी। सेकंड केस देखते हैं। अगर गवर्नमेंट सेट कर देती है $2 प्राइस, मतलब इक्विलिब्रियम प्राइस 3 था, गवर्नमेंट ने बोल दिया मैक्सिमम प्राइस 2 होगा, मैक्सिमम 2 होगा, तो 2 से ऊपर नहीं जा सकते हैं, 2 से ऊपर नहीं जा सकते, नीचे आ जाओ कोई दिक्कत नहीं है, पर 2 से ऊपर तो नहीं जा सकते। तो इक्विलिब्रियम प्राइस पे हम दोबारा तो जा नहीं सकते, 2 से ऊपर मतलब 3 की तरफ नहीं जा सकते, इक्विलिब्रियम प्राइस पे हम नहीं जा सकते, तो इक्विलिब्रियम प्राइस पे नहीं आ पा रहे वापस, तो इसको लोग बोलते हैं बाइंडिंग।
ये बात आगे भी आएगी, मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है जी। तो ये वाला हमारा जोन खत्म हो गया। आगे चेक करते हैं। बाय कंट्रास्ट, इफ आइसक्रीम मेकर्स आर सक्सेसफुल द गवर्नमेंट इम्पोज लीगल मिनिमम ऑन द प्राइस। अगर मेकर सक्सेसफुल हो जाते हैं, ठीक है, बनाने वाले, तो गवर्नमेंट लगाती है मिनिमम लीगल ऑन द प्राइस, कम से कम इतना प्राइस होना चाहिए, ठीक है जी भैया। अब इसको बोला जाता है प्राइस फ्लोर। अब उसका एग्जाम्पल मैंने इन नंबर्स में दे रखा है, जो 3 नीचे नंबर आ रहे हैं हमारे पास, ये वाला जोन, ये, ठीक है ना। अब सपोज करो विद द फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई जो प्राइस सेट हुआ वो हुआ 3 रुपये हमारा प्राइस, $3 हमारा प्राइस सेट हो गया। अब देखते हैं ऊपर वाला केस पहले। अब गवर्नमेंट कहती है भैया 4 रुपये तो मिलने ही चाहिए, 4 रुपये तो मिलने ही चाहिए। गवर्नमेंट कह रही है मिनिमम इनको 4 रुपये देने हैं। आप 4 से ज़्यादा भी दे सकते हो, आप 4 से ज़्यादा भी दे सकते हो, पर मिनिमम 4 होंगे, 4 से कम नहीं हो सकते। तो कहने का मतलब है मैं नीचे की तरफ, जो नीचे की तरफ है, अब मैं यहाँ पे नहीं आ सकता, नीचे की तरफ मैं वापस नहीं आ सकता, ठीक है ना भैया, नीचे नहीं आ सकता मैं, इक्विलिब्रियम प्राइस दोबारा नहीं आ सकता, क्योंकि गवर्नमेंट कह रही है मिनिमम 4 देने हैं, मिनिमम 4 से ऊपर दे दो पर 4 से कम नहीं होंगे, तो इक्विलिब्रियम प्राइस की तरफ मैं नहीं आ सकता। तो ये वाला प्राइस हो गया इस बारी बाइंडिंग। इक्विलिब्रियम प्राइस की तरफ ना आना मतलब बाइंडिंग, ठीक है। सेकंड केस लेते हैं। गवर्नमेंट कहती है प्राइस हो गया $2, ठीक है जी, मिनिमम 2 रुपये मिलने चाहिए, 2 से ज़्यादा भले ही दे दो, 2 से ज़्यादा भले ही दे दो, पर 2 से कम नहीं होने चाहिए। तो 2 से ज़्यादा भले ही दे दो, तो 3 की तरफ जा सकते हैं, यानी मार्केट फोर्सेस 3 की तरफ तो जा सकते हैं, ठीक है जी भैया। तो 3 की तरफ जा सकते हैं, तो नीचे वाला हो गया नॉन बाइंडिंग, क्योंकि हम इक्विलिब्रियम प्राइस की तरफ दोबारा जा सकते हैं, तो फिर ये हो गया नॉन बाइंडिंग। अब मैंने ये आपको जोन बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है। तो इधर वाला जो मैंने आपको जोन बताया, ये वाला, ये मैंने ईटर्स के पॉइंट से बताया है। इधर वाला जो मैंने आपको जोन बताया है, ये मैंने आपको मेकर्स या सेलर के पॉइंट से बताया है, ठीक है ना भैया। ईटर के पॉइंट से गवर्नमेंट क्या करती है, लीगल मैक्सिमम प्राइस करती है, जिसको हम बोलते हैं प्राइस सीलिंग, और मेकर्स के पॉइंट से करती है लीगल मिनिमम प्राइस, जिसको हम बोलते हैं प्राइस फ्लोर। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे आ रहा है हाउ प्राइस सीलिंग अफेक्ट्स मार्केट आउटकम, ठीक है नहीं भैया। अब ध्यान से देखो, जो बातें बता चुका हूँ वही बातें दोबारा आएगी, ठीक है जी भैया। तो पहले वाले केस के अंदर हम क्या देख रहे हैं, व्हेन द गवर्नमेंट मूव बाय द कंप्लेंट एंड कंपेन कंट्रीब्यूशन ऑफ आइसक्रीम ईटर्स की बात हो रही है। ईटर की बात में गवर्नमेंट मैक्सिमम प्राइस लगाएगी, ठीक है ना, आपको पता है, लगा दिया मैंने, और उसको बोला जाएगा प्राइस सीलिंग, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट ने क्या इम्पोज कर दी, यहाँ पे प्राइस सीलिंग कर दी, ठीक है जी। इन पैनल ए, अब पैनल ए की तरफ चलते हैं भैया, तो आराम से वहाँ चेक करते हैं, पहले डायग्राम की तरफ मूव कर लेते हैं, ठीक है। ये जी आ गया हमारा डायग्राम, ठीक है ना। अब पहले वाले पैनल ए को देखो, पैनल ए कह रहा है नॉन बाइंडिंग। नॉन बाइंडिंग का मतलब है हम इक्विलिब्रियम प्राइस की तरफ जा सकते हैं। दूसरा वाला कह रहा है बाइंडिंग, बाइंडिंग में मैं इक्विलिब्रियम प्राइस में नहीं जा सकता। अब मार्केट फोर्सेस ने तो भैया $3 प्राइस सेट कर दिया, लेकिन गवर्नमेंट ने बोला भाई मैक्सिमम प्राइस 4 होना चाहिए, मैक्सिमम 4 होना चाहिए है, प्राइस जो आइसक्रीम का होगा वो मैक्सिमम 4 होगा। तो 4 से ऊपर तो जा नहीं सकते, 4 से नीचे तो आ सकते हैं, तो इक्विलिब्रियम की तरफ वापस आ सकते हैं, इसलिए क्या बोला गया, नॉन बाइंडिंग। सेकंड वाले केस में गवर्नमेंट ने क्या बोला, गवर्नमेंट ने बोली मैक्सिमम 2 ही प्राइस हो सकते हैं, मैक्सिमम प्राइस 2 होंगे, इक्विलिब्रियम प्राइस तो 3 है, पर गवर्नमेंट बोल रही है मैक्सिमम 2 होंगे, 2 से ऊपर नहीं जा सकते, नीचे आ सकते हो। तो ऊपर नहीं जा सकते, तो इक्विलिब्रियम की तरफ नहीं जा सकते वापस, तो इसको क्या बोला गया, बाइंडिंग बोला जा रहा है। आई होप कॉन्सेप्ट इज क्लियर। यहाँ पे आप देख सकते हो जब प्राइस हमारा $2 हुआ, तो डिमांड है हमारी 125 और सप्लाई है हमारी 75। तो हमें क्या नज़र आ रही है, शॉर्टेज नाम की चीज़ नज़र आ रही है, क्योंकि सप्लाई हमारी क्या हो गई है, कम हो गई है, और डिमांड हमारी ज़्यादा है, तो हम इसको शॉर्टेज से बता रहे हैं। बाइंडिंग नॉन बाइंडिंग समझ आना बहुत ज़रूरी है। नॉन बाइंडिंग का मतलब है मैं इक्विलिब्रियम प्राइस की तरफ जा सकता हूँ, बाइंडिंग का मतलब है मैं इक्विलिब्रियम प्राइस की तरफ वापस नहीं जा सकता हूँ। मैंक्यू जी की तरफ चलते हैं।
ये हो गया हमारा नॉट बाइंडिंग, यहाँ पे एक दिखा रहा है यहाँ पे बाइंडिंग। रीड करोगे आपको पूरा समझ आएगा। ठीक है जी। अब जरा यही वाला बता रहा है, ये बाइंडिंग वाला ही बता रहा है। मैं यहाँ पे बाइंडिंग वाले केस में डिमांड हो गई 125, सप्लाई हो गई हमारी 75, तो डिमांड एक्सेस डिमांड है 50 कोन्स की। ठीक है जी, कोई रॉकेट साइंस नहीं, नॉर्मल सी बात है। अब क्या होगा इन रिस्पॉन्स टू दिस शॉर्टेज, अब शॉर्टेज हो गई, सब मैकेनिज्म फॉर रैशनिंग आइसक्रीम विल नेचुरली डेवलप। भाई कुछ रैशनिंग सिस्टम चलेगा। रैशनिंग का मतलब है देसी भाषा में बोला जाए, सरल इंग्लिश में बोला जाए तो कुछ लिमिटेशंस आ जाएगी। द मैकेनिज्म कुड बी लॉन्ग लाइन्स, भाई लंबी लंबी लाइनें लग जाएंगी। बायर हु आर विलिंग टू अराइव अर्ली एंड वेट इन लाइन गेट अ कोन, जो जल्दी जल्दी आएंगे और लाइन पे लग जाएंगे भैया उनको आइसक्रीम मिल जाएगी, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है। वाइल दोज अनविलिंग टू वेट डू नॉट, जो वेट नहीं करना चाहते फिर उनको नहीं मिलेगी। तो भैया रैशनिंग हो गई, यहाँ पे लिमिटेशन आ गई, जल्दी आओ ले जाओ वरना नहीं मिलेगी। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ऑल्टरनेटिवली सेलर कोड रैशन आइसक्रीम कोन्स अकॉर्डिंग टू देयर ओन पर्सनल बायस, कुछ अपने भी बायसनेस है, भेदभाव करेंगे सेलर, अपने फ्रेंड्स को देंगे, अपने रिलेटिव को देंगे। ठीक है ना भैया, लिखा है यहाँ पे देखो, सेलिंग देम टू फ्रेंड्स रिलेटिव और मेंबर्स ऑफ देयर ओन रेडिकल और एथनिक ग्रुप, अपने कल्चर अपने ग्रुप के लोगों को ही देंगे। नोटिस दैट इवन दो प्राइस सीलिंग वॉज मोटिवेटेड बाय डिज़ायर टू हेल्प बायर ऑफ आइसक्रीम, भाई सीलिंग तो इसलिए लाए थे ना कि बायर्स का भला हो जाए। नॉट ऑल बायर्स बेनिफिट फ्रॉम द पॉलिसी, सबका भला नहीं हुआ। सम बायर डू नॉट गेट टू पे, सम बायर्स डू गेट टू पे अ लोअर प्राइस, कुछ ऑल्दो दे मे हैव टू वेट इन लाइन टू डू सो, सस्ता मिला पर लाइन में खड़ा होना पड़ा। बट अदर बायर कैन नॉट गेट एनी आइसक्रीम एट ऑल, कुछ को तो कुछ भी नहीं मिल पाया। This example in the market for ice cream shows general results. When the government imposed binding price ceiling on competitive market, मतलब जहाँ पे प्राइस $3 था और गवर्नमेंट ने बाइंडिंग कर दिया, मतलब प्राइस जब $2 हो गया और शॉर्टेज ऑफ गुड अराइजेस एंड सेलर मस्ट रैशन द स्कार गुड्स अमंग लार्ज नंबर ऑफ पोटेंशियल बायर, तो सेलर को भैया रैशनिंग करनी पड़ी। ठीक है जी। द रैशनिंग मैकेनिज्म दैट डेवलप्स अंडर प्राइस सीलिंग आर रियली डिज़ायरेबल, ये कोई सही बात नहीं है, अच्छा नहीं लगा हमें इतना। लॉन्ग लाइन्स आर इनएफिशिएंट बिकॉज दे वेस्ट बायर टाइम। डिस्क्रिमिनेशन अकॉर्डिंग टू सेलर बायस इज बोथ इनएफिशिएंट, सेलर बायसनेस कर रहा है तो इनएफिशिएंट है, अनफेयर है। बाय कंट्रास्ट रैशनिंग मैकेनिज्म इन अ फ्री कॉम्पिटिटिव मार्केट इज बोथ एफिशिएंट एंड इम्पर्सनल। ठीक है भैया, हम फ्री मार्केट में रैशनिंग तो लेके आ रहे हैं, एफिशिएंट भी है और इम्पर्सनल भी है, मतलब चलो सस्ता तो मिल रहा है पर इम्पर्सनल है, बायसनेस तो नज़र आ ही रही है। व्हेन द मार्केट फॉर आइसक्रीम रीचेस इट्स इक्विलिब्रियम एनीवन हु वांट टू पे द मार्केट प्राइस कैन गेट अ कोन, कह रहा अगर इक्विलिब्रियम पे प्राइस होता तो जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई होती, सबको कोन मिल जाता। फ्री मार्केट रैशन गुड्स विद प्राइसेस, कह रहा है फ्री मार्केट क्या करती है, फ्री मार्केट मतलब जहाँ डिमांड और सप्लाई प्राइस को सेट करती है, रैशन वो भी कर रही है पर प्राइस को लेके कर रही है। भैया ऐसा प्राइस सेट हो गया कि भैया इतनी ही क्वांटिटी और इतनी ही सप्लाई है। ठीक है, फ्री मार्केट में भी है, रैशनिंग तो हो रही है पर वो प्राइसेस को लेके करती है। ठीक है ना, फ्री मार्केट रैशन गुड्स विद प्राइसेस, यहाँ पे ये बात बोली जा रही है। ये डायग्राम आ गया, कर चुके हैं नॉन बाइंडिंग। बाइंडिंग फिर दोबारा बता दूं, नॉन बाइंडिंग का मतलब है हम इक्विलिब्रियम प्राइस पे जा सकते हैं, बाइंडिंग का मतलब है मैं दोबारा इक्विलिब्रियम प्राइस पे मूव नहीं कर सकता। अब हम केस स्टडी देख रहे हैं, लाइंस एट द गैस पंप। ठीक है जी भैया, ये यहाँ पे बता रहा है, पिछले वीडियोस में आपने देखा यहाँ बोल रहा है वो चैप्टर 5 को लेके, कह रहा है 1973 में ओपेक ने क्या करा, क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन क्या कर दी, कम कर दी। अब क्रूड ऑयल की जब प्रोडक्शन कम कर दी तो भैया जो डिमांड है वो तो उतनी की उतनी है और क्रूड ऑयल की सप्लाई इन्होंने कम कर दी। ठीक है, तो क्या होगा मार्केट के अंदर, मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइस हमें बढ़ते हुए नज़र आएंगे। अब जैसे कि सपोज़ करो हमें पेट्रोल बनाना है या गैसोलीन बनाना है, ठीक है, तो अब क्रूड ऑयल तो एक इनपुट है जो पेट्रोल और गैसोलीन को बनाने में मदद करेगा। तो यानी जो पेट्रोल हमारा प्रोडक्ट है उसके जो इनपुट है क्रूड ऑयल, उसके प्राइस हमारे बढ़ गए, कहने का मतलब हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमें बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है, आपको पता है प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएंगे और सप्लाई कर्व लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा गैसोलीन का। तो गैसोलीन बोलो या पेट्रोल बोलो एक ही बात है, तो गैसोलीन का जो सप्लाई कर्व है वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा
उसी प्राइस पे सप्लाई कर्व लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा। ये मैंने आपको पिछली वीडियोस में सप्लाई के टाइम बता रखा है। तो सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया। अब जितने भी मोटरिस्ट हैं उनको भैया लंबे टाइम ना वेस्ट करना पड़ रहा है, ठीक है ना भैया, अपना गैसोलीन को लेने में लंबा टाइम वेस्ट करना पड़ रहा है। तो इस पैराग्राफ में उन्होंने ये पूरी बात हमें बताई है। तो कुछ लोग ओपेक को ब्लेम करते हैं, अगर ओपेक हमारी क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन कम ना करती तो गैसोलीन का सप्लाई कर्व भी लेफ्ट की तरफ शिफ्ट नहीं होता। लेकिन गवर्नमेंट कह रही है, लेकिन इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं ये सब यूएस गवर्नमेंट की रेगुलेशंस की वजह से दिक्कत आ रही है, क्योंकि यूएस गवर्नमेंट प्राइस सीलिंग को इंट्रोड्यूस कर रही है। अब ध्यान से सुनना है आपको, ठीक है ना। पहले डायग्राम की तरफ चलते हैं। देखो डायग्राम में आपको दो डायग्राम नज़र आ रहे हैं, इस स्लाइड के अंदर आपको दो डायग्राम नज़र आ रहे हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। तो पहले लेफ्ट वाला डायग्राम डिस्कस करते हैं। सपोज करो जो स्टार्टिंग में जो हमारा पेट्रोल है, गैसोलीन है, उसका जो डिमांड कर्व हमें ब्लू कलर से नज़र आ रहा है, ये डिमांड कर्व, ये सप्लाई कर्व। तो जो हमारा प्राइस है वो है OP1 और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है OQ1, ठीक है। अभी ये सपोज कर रहे हैं कि ओपेक ने कुछ भी पंगे नहीं करे हैं, क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन में कोई छेड़छाड़ नहीं है और गवर्नमेंट ने प्राइस सीलिंग इंट्रोड्यूस कर दी, ठीक है। ये रेड वाली लाइन जो जा रही है ये हमें प्राइस सीलिंग को बता रही है। गवर्नमेंट ने एक प्राइस सेट कर दिया कि मैक्सिमम प्राइस यही किया जाएगा। अब भैया इससे ऊपर तो जा नहीं सकते, तो इससे नीचे तो आ सकते हैं, है ना भैया। इसके ऊपर नहीं जा सकते, ये ऊपर की तरफ नहीं जा सकते, पर नीचे की तरफ तो आ सकते हैं। तो भैया दोबारा से इक्विलिब्रियम प्राइस वापस आ जाएगा और क्रूड ऑयल की और गैसोलीन और पेट्रोल की डिमांड और सप्लाई फिर से बराबर हो जाएगी। तो इक्विलिब्रियम की तरफ वापस आ जा रहे हैं। तो क्या बोला गया, नॉट बाइंडिंग बोला जा रहा है। अब सबसे पहले डायग्राम, अब डायग्राम देखते हैं, राइट साइड वाला। वहाँ पे देखो डिमांड सप्लाई टकरा रहे हैं यहाँ पे, और OP1 हमारा प्राइस है और OQ1 हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है, ठीक है जी। अब ओपेक ने पंगे कर दिए, वही हमारी क्रूड ऑयल की जो प्रोडक्शन थी कम कर दी, तो गैसोलीन का सप्लाई कर्व लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो गया, S1 से S2 की तरफ चला गया। अब नया प्राइस आ गया OP2। अब इस नए प्राइस पे मुद्दे वाली बात है, देखो इन्होंने यहाँ पे क्वांटिटी बनाई नहीं है, मैं बना रहा हूँ। ये नए प्राइस पे जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ गई नई वाली, ठीक है, जो मैं लाइन अभी डॉटेड से नीचे लाया था, फिर ले आता हूँ, ये वाली, ठीक है ना। तो जो नया प्राइस है उसमें डिमांड और सप्लाई गैसोलीन की तो बराबर है, लेकिन अब गवर्नमेंट ने क्या किया, वही प्राइस सीलिंग वाला प्राइस यहाँ फिर इंट्रोड्यूस कर दिया इस रेड लाइन से। तो जैसे ही गवर्नमेंट ने ये वाला प्राइस इंट्रोड्यूस करा, अब हम क्या देख रहे हैं, इस प्राइस पे सप्लाई तो हमारी इतनी है यहाँ से लेके यहाँ तक, और डिमांड हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक हो गई है। तो हमें अब शॉर्टेज नज़र आ रही है, ये शॉर्टेज नज़र आ रही है जो, ठीक है ना। तो हमें क्या नज़र आ रही है, हमें अब जो प्राइस सीलिंग वाला प्राइस है उस पर हमें शॉर्टेज नज़र आ रही है। लेकिन अगर प्राइस सीलिंग ना होती तो जो OP2 प्राइस आया है उसमें गैसोलीन की डिमांड और सप्लाई बराबर रहती। लेकिन जब प्राइस सीलिंग वाला प्राइस आ गया तो उस पर हमने चेक करा, हमारी सप्लाई कम है और डिमांड हमारी ज़्यादा है। सप्लाई ये रही यहाँ से लेके यहाँ तक, और डिमांड यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है ना भैया। तो हमारी शॉर्टेज हमें नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये पूरा मैंने आपको डायग्रामेटिकली समझा दिया है। अब चलते हैं मैंक्यू भाई साहब की तरफ। ये आ गए हमारे मैंक्यू जी। तो पैनल ए का डायग्राम मैंने आपको बता दिया, ये पैनल ए है, ठीक है भैया। इधर तो भैया इक्विलिब्रियम प्राइस फिर से वापस आ जाएगा, तो नॉन बाइंडिंग वाली बात कर रहा है। स्लाइड मूव करते हैं। अब स्लाइड जो मूव करी है उसमें वही सारी बात बता रखी है। इस वाले पैराग्राफ के अंदर बता रखा है भैया, जो सप्लाई कर्व लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो गया, फिर इसके अंदर वही पूरी कहानी बता रखी है हमें, जो मैंने आपको बताई है कि सप्लाई कर्व जब शिफ्ट हुआ S1 से S2 हो गया। फिर बता रहा है, इन एन अनरेगुलेटेड मार्केट दिस शिफ्ट इन सप्लाई वुड रेज द इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ गैसोलीन फ्रॉम P1 टू P2 एंड नो शॉर्टेज वुड हैव रिजल्टेड। कह रहा है अगर गवर्नमेंट प्राइस सीलिंग ना लाती, अनरेगुलेटेड मार्केट होती, तो भाई ठीक है, जो नया प्राइस आया है हमारा P2 उस पर डिमांड और सप्लाई गैसोलीन की बराबर होती। इंस्टेड द प्राइस सीलिंग प्रिवेंटेड द प्राइस फ्रॉम राइजिंग टू द इक्विलिब्रियम लेवल। अब प्राइस सीलिंग, मैक्सिमम प्राइस सीलिंग कर दी थी गवर्नमेंट ने, तो मैक्सिमम का मतलब ऊपर तो हम जा नहीं सकते अब, ठीक है। तो हम इक्विलिब्रियम पे नहीं जा पा रहे। दिखाता हूँ डायग्राम से। ये जो प्राइस सीलिंग कर दी गवर्नमेंट ने, ये वाली जो प्राइस सीलिंग कर दी, मैक्सिमम प्राइस सेट कर दिया, तो इस प्राइस से ऊपर की तरफ तो मूव नहीं कर सकते ना भैया जी, यहाँ से ऊपर तो नहीं कर सकते मूव, तो इक्विलिब्रियम में हम तो नहीं जा पा रहे हैं। तो ये बोला जा रहा है, ठीक है जी।
तो इसलिए इसको क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे बाइंडिंग बोला जा रहा है, क्योंकि मैक्सिमम प्राइस हमारा रेड वाली लाइन से शो हो चुका है, ऊपर नहीं जा सकते, तो इक्विलिब्रियम में नहीं जा पा रहे, तो हमको बाइंड कर रहा है। ठीक है जी, यहाँ से रीड करते हैं अब। एट द प्राइस सीलिंग प्रोड्यूसर विलिंग टू सेल क्यूएस और बायर विलिंग टू बाय क्यूडी, वो डायग्राम में दिख रहा है। द शिफ्ट इन सप्लाई कर्व कॉज अ सीवियर शॉर्टेज एट द रेगुलेटेड प्राइस। तो जो गवर्नमेंट ने प्राइस रेगुलेट करा है प्राइस सीलिंग से, वहाँ पे हमें शॉर्टेज नज़र आ रही है। इवेंचुअली द लॉज रेगुलेटिंग द प्राइस ऑफ गैसोलीन वर रिपील्ड। फिर इन लॉज को हटा दिया गया और लॉ मेकर को लगा वही रिस्पॉन्सिबल है जो लोगों का टाइम खराब कर रहे हैं। टुडे व्हेन द प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल चेंजेस द प्राइस ऑफ गैसोलीन कैन एडजस्ट टू ब्रिंग सप्लाई एंड डिमांड इनटू इक्विलिब्रियम। अगर क्रूड ऑयल का प्राइस चेंज होता है, मतलब जो कि इनपुट है गैसोलीन के लिए, तो भैया जब गैसोलीन का सप्लाई का लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा तो भैया वो प्राइस आ जाएगा ऑटोमेटिकली, जो कि डायग्राम में P2 था हमारा, वो ऐसा प्राइस होगा जहाँ पे डिमांड और सप्लाई बराबर होगी। तो ये केस स्टडी हमारी ख़त्म। अब हम एक और केस स्टडी देख रहे हैं, रेंट कंट्रोल इन द शॉर्ट रन एंड द लॉन्ग रन। ठीक है, प्राइस सीलिंग का एक और एग्जांपल डिस्कस हो रहा है, रेंट कंट्रोल। ठीक है, बता रहा है पहला पैराग्राफ, कहीं कहीं गवर्नमेंट प्राइस सीलिंग ले आती है, लैंडलॉर्ड को बोलती है आप एक सर्टन अमाउंट ही टेनेंट से चार्ज कर सकते हो ताकि सब लोग अफोर्ड कर सके रेंटेड अकोमोडेशन। कहता है कुछ लोग, कुछ इकोनॉमिस्ट इसको क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, कह रहा है ये एफिशिएंट तरीका नहीं है। ठीक है ना, कुछ इकोनॉमिस्ट ये भी बोलते हैं, देखो बड़ी सुंदर बात बोल रखी है इकोनॉमिस्ट ने। वन इकोनॉमिस्ट कॉल्ड रेंट कंट्रोल द बेस्ट वे टू डिस्ट्रॉय सिटी अदर देन बॉम्बिंग। सिटी को बर्बाद करना है तो रेंट कंट्रोल ले आओ, बॉम्ब से उड़ाने की ज़रूरत नहीं है। द एडवर्स इफेक्ट ऑफ रेंट कंट्रोल आर लेस अपेरेंट टू द जनरल पॉपुलेशन बिकॉज दीज इफेक्ट अकर ओवर ईयर। कह रहा है एडवर्स इफेक्ट जो आते हैं वो टाइम के साथ नज़र आते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं भैया कि पिछली वीडियोस में मैंने आपको बता रखा है इलास्टिक डिमांड क्या होती है, इनइलास्टिक डिमांड क्या होती है, इलास्टिक सप्लाई क्या होती है और इनइलास्टिक सप्लाई क्या होती है। ये मैं आपको पिछली वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है ना, वो वीडियोस आपको क्लियर होनी चाहिए। तो मूव करते हैं डायग्राम की तरफ। ठीक है, डायग्राम जी में आप देखो, एक ए साइड है जहाँ पे बात हो रही है शॉर्ट रन की, एक हमारी बी है जहाँ बात हो रही है लॉन्ग रन की। तो पहले अपने शॉर्ट रन की बात करते हैं। कह रहा है शॉर्ट रन में जो डिमांड कर्व होगा और जो सप्लाई कर्व होगा वो इनइलास्टिक होगा। आपको लग रहा होगा डायग्राम देख के सर ये तो परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई कर्व नज़र आ रहा है, तो मैंक्यू जी बड़े लेवल की बात ऐसे ही कर देते हैं, आपको इसमें कुछ बात सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इनइलास्टिक ही ट्रीट करो इसको। देखो सप्लाई कर्व हमारा वर्टिकल खड़ा हुआ है, ठीक है ना, तो प्राइस के अगर इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, अगर प्राइस बढ़ भी रहा है रेंटेड अकोमोडेशन का तो इतनी जल्दी आप सप्लाई को बढ़ा नहीं सकते हो, वो सेम ही रहेगी। ठीक है ना, शॉर्ट रन के अंदर आप इतनी जल्दी सप्लाई तो नहीं बढ़ा सकते क्योंकि नंबर ऑफ अपार्टमेंट तो हमारे पास फिक्स है, तो प्राइस के बढ़ने या घटने से रेंटेड अकोमोडेशन की सप्लाई में फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, जो अपार्टमेंट रेंट पे दिए जा रहे हैं उनकी सप्लाई में कोई चेंज नहीं आएगा। और जो हमारी शॉर्ट रन के अंदर है वो डिमांड इनइलास्टिक नज़र आ रही है। देखो इनइलास्टिक में क्या हो रहा है, अगर कंसिडरेबल अमाउंट से रेंटेड अकोमोडेशन का प्राइस कम भी हो गया तो इतनी ज़्यादा अमाउंट से डिमांड नहीं बढ़ेगी। मतलब प्राइस अगर ज़्यादा कम हो रहा है, मतलब बड़े अमाउंट से कम हो रहा है, तो डिमांड इतने ज़्यादा अमाउंट से नहीं बढ़ेगी क्योंकि टाइम लगता है एडजस्ट करने में। ठीक है ना, तो शॉर्ट रन के अंदर सप्लाई हमारा क्या है इनइलास्टिक, डिमांड भी हमारा क्या है इनइलास्टिक। तो ऐसी सिचुएशन में अगर गवर्नमेंट प्राइस सीलिंग ले आती है, जो रेड लाइन से शो हो रही है हमारी येरी, ठीक है, प्राइस सीलिंग ले आई, मतलब गवर्नमेंट ने यहाँ से लेके यहाँ तक प्राइस क्या कर दिए, सेट कर दिए। तो सप्लाई अब हमें नज़र आ रही है यहाँ से लेके यहाँ तक और डिमांड नज़र आ रही है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो हमें शॉर्टेज नाम की चीज़ नज़र आ रही है शॉर्ट रन के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं लॉन्ग रन की। लॉन्ग रन में क्या हो रहा है, लॉन्ग रन में भैया डिमांड कर्व भी इलास्टिक है और सप्लाई कर्व भी इलास्टिक है। तो पहले बताता हूँ सप्लाई कर्व क्यों इलास्टिक है। सप्लाई कर्व इसलिए इलास्टिक है, अगर लॉन्ग रन के अंदर थोड़े से भी प्राइस कम हो गए तो लैंडलॉर्ड नई बिल्डिंग्स तो छोड़ ही दो रेंट पे देने की, नई बिल्डिंग्स वो इंट्रोड्यूस ही नहीं करेंगे रेंट पे देने के लिए। ठीक है, उल्टा रैदर जो पुरानी बिल्डिंग है उनकी भी हालत आपको ख़राब होती हुई नज़र आएगी। तो लॉन्ग रन के अंदर थोड़े से प्राइस कम होंगे तो जो अपार्टमेंट रेंटेड है उसकी सप्लाई कंसिडरेबल अमाउंट से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और लॉन्ग रन के अंदर डिमांड का इसलिए इलास्टिक है, अगर थोड़े से भी प्राइस कम हो गए तो डिमांड ज़्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि लोग क्या करेंगे, अपने पेरेंट्स से अलग रहना स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि भैया लॉन्ग रन में भैया प्राइस थोड़े से कम होंगे तो वो अपने कहेंगे चलो भाई अपना एक और रेंटेड ले लेते हैं, अलग से रह लेते हैं।
या पहले दोस्तों के साथ पूल करके एक फ्लैट के अंदर रेंट पे रहते थे, अब सब अलग अलग फ्लैट लेना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि लॉन्ग रन के अंदर सप्लाई इलास्टिक क्यों और डिमांड इलास्टिक क्यों है। ठीक है ना। अब गवर्नमेंट ले आती है प्राइस सीलिंग। प्राइस सीलिंग लॉन्ग रन में लाई तो देखो रेड वाली लाइन से प्राइस सीलिंग है और गवर्नमेंट ने यहाँ से लेके यहाँ तक प्राइस सेट कर दी है। तो सप्लाई होगी हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक और डिमांड होगी यहाँ से लेके यहाँ तक, तो फिर से शॉर्टेज नज़र आ रही है। तो लॉन्ग रन के अंदर शॉर्टेज ज़्यादा नज़र आ रही है पर शॉर्ट रन के अंदर शॉर्टेज हमें कम नज़र आ रही है। ठीक है ना। तो अब चलते हैं मैंक्यू जी की तरफ। ये आ गई मैंक्यू जी, जहाँ वो बात कर रहा है शॉर्ट रन की। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अब आप रीड करोगे तो आपको पूरा समझ आएगा। ठीक है ना। बता रहा है शॉर्ट रन में जो सप्लाई डिमांड है वो इनइलास्टिक क्यों है, यहाँ वो बता रहा है। ठीक है। अच्छा जी, तो शॉर्ट रन के अंदर हमें इनिशियल शॉर्टेज नज़र आ रही है। लॉन्ग रन पढ़ लेते हैं एक बार ज़रा आपके लिए। द लॉन्ग रन स्टोरी इज़ वेरी डिफरेंट बिकॉज बायर्स एंड सेलर फॉर रेंटल हाउसिंग रिस्पॉन्ड मोर टू मार्केट कंडीशन एज टाइम पासिस। ठीक है, उनकी भैया बता रहा है कि सप्लाई डिमांड जो नज़र आ रहे हैं वो इलास्टिक नेचर के हमें नज़र आ रहे हैं। इस पैराग्राफ में वही डिस्कस कर रहा है। पढ़ लो एक बारी। ऑन द सप्लाई साइड landlord responds to low rents by not building new apartment and by failing to maintain existing one। जो अभी चल रही है उनको भी मेंटेन नहीं करेंगे। ऑन द अदर साइड लो रेंट इनकरेज पीपल टू फाइंड देयर ओन अपार्टमेंट। ब्रैकेट में लिखा है पेरेंट्स के साथ नहीं रहेंगे, रूममेट के साथ शेयर नहीं करेंगे अब। एंड इंड्यूस मोर पीपल टू मूव इन टू द सिटी। ठीक है ना भैया। देयर फॉर बोथ सप्लाई एंड डिमांड आर इलास्टिक इन लॉन्ग रन। ठीक है ना। फिर डायग्रामेटिकली आपको नज़र आ रहा है शॉर्टेज तो वहाँ भी नज़र आ रही है लॉन्ग रन के अंदर और शॉर्टेज का अमाउंट भी ज़्यादा है। आगे चेक करते हैं। कहता है इन सिटीज़ विद रेंट कंट्रोल लैंडलॉर्ड यूज वेरियस मैकेनिज्म टू रैशन हाउसिंग। अब रैशनिंग सिस्टम तो आएगा ही। सम लैंडलॉर्ड कीप वेटिंग लिस्ट। भैया बहुत सारे लोग ले रहे हैं शॉर्टेज तो भाई, तो भैया वेटिंग लिस्ट है। अदर गिव प्रेफरेंस टू टीनेंट विदाउट चिल्ड्रन। स्टिल अदर डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रेस। ठीक है ना। समटाइम अपार्टमेंट आर एलोकेटेड टू दोज विलिंग टू ऑफर अंडर द टेबल पेमेंट टू द बिल्डिंग सुपरिटेंडेंट्स। भैया सुपरिटेंडेंट्स के हवाले बिल्डिंग कर रखी है, फिर वो भैया कुछ पैसे खिलाने पड़ रहे हैं उनको। In essence, these price brings the total price of apartment closer to the equilibrium price। कह रहा है फिर रेंट कंट्रोल का फ़ायदा ही क्या हुआ जब उनको भैया घूस खिलानी पड़ेगी, पैसे देने पड़ेंगे अंडर द टेबल अपना मकान लेने के लिए रेंट पे, तो फिर तो वो इक्विलिब्रियम प्राइस वाली ही बात हो गई। टू अंडरस्टैंड फुली द इफेक्ट ऑफ रेंट कंट्रोल वी हैव टू रिमेंबर वन ऑफ द 10 प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स फ्रॉम चैप्टर 1। पीपल रिस्पॉन्ड टू इंसेंटिव्स। पिछली वीडियोज़ में आपने देखा था इस प्रिंसिपल में क्या होता था। गवर्नमेंट एक पॉलिसी लाती थी, पॉलिसी को लागू करने के लिए इंसेंटिव्स दिए जाते थे। इंसेंटिव्स जब आते थे तो लोगों का बिहेवियर हमें नज़र आता था। अब यहाँ पे पॉलिसी क्या है, इस केस में पॉलिसी है प्राइस सीलिंग, जिसका एग्जाम्पल है रेंट कंट्रोल। ठीक है, पॉलिसी का गोल है कि भैया लोगों को सस्ते प्राइस पे रेंटेड अकोमोडेशन मिल जाए। इंसेंटिव क्या है, मतलब गवर्नमेंट ने तो प्राइस सेट कर देना है। गवर्नमेंट ने बोला भाई ये ही प्राइस रहेगा और अगर आप ये प्राइस चार्ज नहीं करोगे लैंडलॉर्ड जी तो आप पे हम लीगल एक्शन लेंगे। ठीक है जी। अब बिहेवियर है भैया, फिर लैंडलॉर्ड को वो करने में मजबूर होना पड़ेगा, वैसे ही बिहेव करेंगे तो जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो अचीव हो जाएगी। ठीक है जी। अब रीड करते हैं। पीपल रिस्पॉन्ड टू इंसेंटिव्स। इन फ्री मार्केट लैंडलॉर्ड ट्राई टू कीप देयर बिल्डिंग क्लीन सेफ बिकॉज डिज़ायरेबल अपार्टमेंट्स कमांड हायर प्राइस। कह रहा है अगर मार्केट फ्री होती, कोई कोई प्राइस सीलिंग नहीं होती, ठीक है ना, कोई मतलब गवर्नमेंट रेंट कंट्रोल ना लाती तो भैया लैंडलॉर्ड अपने अपार्टमेंट को बढ़िया रखते ताकि अच्छा रेट मिले। बाय कंट्रास्ट व्हेन रेंट कंट्रोल क्रिएट शॉर्टेज एंड वेटिंग लिस्ट लैंडलॉर्ड लूज देयर इंसेंटिव टू रिस्पॉन्ड टू टीनेंट कंसर्न। अब टीनेंट कंसर्न का कोई ध्यान नहीं है क्योंकि रेंट कंट्रोल आ गया है। इससे क्या होगा, लैंडलॉर्ड को तो पता ही है बाहर तो शॉर्टेज है ही, लोग तो तरस रहे हैं मकान लेने के लिए। अब लैंडलॉर्ड कहेगा भाई जैसी प्रॉपर्टी है मैं तो वैसा दूंगा, मैं तो कुछ मेंटेन नहीं करूंगा। वाई शुड अ लैंडलॉर्ड स्पेंड मनी टू मेंटेन एंड इम्प्रूव द प्रॉपर्टी व्हेन पीपल आर वेटिंग टू मूव इन एज इट इज। इन द एंड टीनेंट गेट लोअर रेंट्स बट दे ऑल्सो गेट लोअर क्वालिटी हाउसिंग। अब गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करेगी, गवर्नमेंट कुछ रेगुलेशन रहेगी कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करा जाएगा, आपको कुछ सर्टन हाउसिंग फैसिलिटीज़ देनी पड़ेगी। ठीक है ना भैया, पर ये लॉ लागू करना बहुत ही कॉस्टली होता है। ठीक है ना, ये बोला जा रहा है। कह रहा है बाय कंट्रास्ट व्हेन रेंट कंट्रोल इज एलिमिनेटेड एंड मार्केट फॉर हाउसिंग इज रेगुलेटेड बाय द फोर्सेस ऑफ कंपटीशन
सच लॉज आर लेस नेसेसरी। कह रहा है अगर रेंट कंट्रोल ना होता तो इन लॉज की ज़रूरत भी नहीं होती। इन अ फ्री मार्केट द प्राइस ऑफ हाउसिंग एडजस्ट टू एलिमिनेट द शॉर्टेजेस। भैया शॉर्टेजेस एलिमिनेट हो जाती है, क्योंकि शॉर्टेज होती है तो फिर क्या नज़र आता है, लैंडलॉर्ड का एक अनडिज़ायरेबल बिहेवियर नज़र आता है। शॉर्टेज की वजह से तो अनडिज़ायरेबल बिहेवियर है। शॉर्टेज क्यों है? क्योंकि रेंट कंट्रोल आ गया, प्राइस सीलिंग हो गई है। फिर से रीड करते हैं। इन अ फ्री मार्केट द प्राइस ऑफ हाउसिंग एडजस्ट टू एलिमिनेट द शॉर्टेजेस। फ्री हाउसिंग होती तो शॉर्टेजेस ना होती। डैट गिव्स राइज टू अनडिज़ायरेबल लैंडलॉर्ड बिहेवियर। और ये शॉर्टेजेस अनडिज़ायरेबल लैंडलॉर्ड बिहेवियर लाती है। मतलब भैया वो हाउसिंग क्वालिटी लो कर देता है। बात समझ आ रही है कि नहीं? तो उसका बिहेवियर हमें बड़ा ही बेकार नज़र आता है। तो फ्री मार्केट अगर होती तो ऐसा बेकार बिहेवियर भी आपको नज़र ना आता। ये डायग्राम है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, शॉर्ट रन लॉन्ग रन। ठीक है जी, बढ़िया समझ आ गया है टॉपिक। अब हम कर रहे हैं हाउ प्राइस फ्लोर्स अफेक्ट मार्केट आउटकम्स। प्राइस फ्लोर का मतलब आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, फिर बता देता हूँ। प्राइस फ्लोर का मतलब है गवर्नमेंट प्राइस सेट करेगी जिसको बोला जाएगा लीगल मिनिमम। अब यहाँ हम ये पढ़ रहे हैं, सपोज करो जो गवर्नमेंट है वो जितने भी मेकर्स, आइसक्रीम मेकर्स ने अपने प्ली दिए है, प्ली का मतलब जो एक्सक्यूज़ दिए हैं, उन्होंने ये बोला है कि जो $3 इक्विलिब्रियम प्राइस है वो कम है। ठीक है ना? तो गवर्नमेंट क्या लगा देगी, फिर कन्विंस हो जाएगी तो लगा देगी प्राइस फ्लोर की मिनिमम लीगल प्राइस सेट कर देगी। जैसे प्राइस सीलिंग अटेम्प्ट था गवर्नमेंट का, ठीक है ना, कि जिसके अंदर हम मैक्सिमम लीगल प्राइस सेट करते थे, ऐसी प्राइस फ्लोर भी गवर्नमेंट का एक अटेम्प्ट है जिसके अंदर हम लीगल मिनिमम प्राइस सेट कर देते हैं। ठीक है जी। और दोनों ही केस में, चाहे प्राइस सीलिंग हो चाहे हमारा प्राइस फ्लोर हो, दोनों के केस में जो प्राइस गवर्नमेंट सेट कर रही है वो अदर देन इक्विलिब्रियम कर रही है, मतलब इक्विलिब्रियम प्राइस से अलग प्राइस सेट कर रही है। ठीक है जी। अब यहाँ पे पहले मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ, ध्यान से देखना। ये जी आ गया हमारे पास डायग्राम। पैनल ए है जिसके अंदर नॉट बाइंडिंग है, पैनल बी है जिसके अंदर बाइंडिंग है। पहले तो पैनल ए को डिस्कस कर लेते हैं। आप देखो पैनल ए में जो ब्लू कलर वाले कर्व्स है, डिमांड और सप्लाई, वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपस में। और उस समय इक्विलिब्रियम प्राइस $3 है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी $100 है। अब गवर्नमेंट ने प्राइस फ्लोर कर दिया। ठीक है ना? प्राइस फ्लोर में क्या होगा भैया, मिनिमम लीगल प्राइस सेट किया जाएगा। अब ये रेड वाली लाइन से जो जा रही है यहाँ पे, गवर्नमेंट ने प्राइस फ्लोर कर दिया। गवर्नमेंट कह रही है मिनिमम $2 तो आइसक्रीम मेकर को देने ही है। मिनिमम 2 मतलब 2 से नीचे नहीं जा सकते, 2 से नीचे नहीं जा सकते, पर 2 से ऊपर जा सकते हैं। और ऊपर जाते जाते हम $3 तक पहुंच सकते हैं। मतलब हम इक्विलिब्रियम पे तो वापस आ सकते हैं ना, इक्विलिब्रियम पे वापस आ जा रहे हैं। इसको बोला जा रहा है नॉट बाइंडिंग। बात समझ आ गई है? आगे चेक करते हैं, पैनल बी का डायग्राम देख लेते हैं। पैनल बी में देखो डिमांड सप्लाई टकरा रहे हैं हमारे आपस में, और $3 इक्विलिब्रियम प्राइस है। ठीक है ना? इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बता नहीं रखी है मैंक्यू जी ने, मैं आपको बताया था यहाँ पे हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होगी। ठीक है ना? आप 100 ही मान लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर गवर्नमेंट ला रही है प्राइस फ्लोर। ठीक है ना? जैसी गवर्नमेंट ने प्राइस फ्लोर लाया तो ये वाली लाइन आ गई रेड वाली, यहाँ से लेके यहाँ तक आ गई हमारी रेड वाली, हमारी लाइन आ गई। ठीक है जी। अब रेड वाली लाइन में हम क्या देख रहे हैं, जब गवर्नमेंट ने प्राइस फ्लोर कर दिया तो जो हमारी सप्लाई है वो यहाँ से लेके क्या है, यहाँ तक है। और जो हमारी डिमांड है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है। यानी हमें क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पे सरप्लस नज़र आ रहा है। अब ध्यान से सुनने वाली बात है, गवर्नमेंट ने बोला है मिनिमम $4 तो देने ही है। 4 से ज़्यादा दे दो मेकर्स ऑफ आइसक्रीम को, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप नीचे नहीं आ सकते। मतलब इक्विलिब्रियम प्राइस जो $3 था वहाँ आप नहीं आ सकते हो। हम इक्विलिब्रियम प्राइस पे नहीं आ सकते, इसलिए बाइंडिंग बोला जा रहा है। ठीक है जी। अब चलते हैं मैंक्यू की तरफ। ठीक है जी भाई, ये पैराग्राफ में $2 प्राइस सेट करा, जो नॉट बाइंडिंग वाला था वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और यहाँ बता रहा है नॉट बाइंडिंग में हम मार्केट फोर्स की तरफ मूव कर जाएंगे। ये वाला पूरा पैराग्राफ वही बता रहा है हमें।
ठीक है ना, बाइंडिंग वाला, ठीक है ना, जहाँ $4 प्राइस सेट कर दिया था तो हम इक्विलिब्रियम प्राइस पे वापस नहीं पहुँच पा रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको सारी चीज़ अब समझ आ गई है, रीड करोगे आपको बढ़िया तरीके से समझ आएगा। अब यहाँ चेक करते हैं, जस्ट एज द शॉर्टेज रिजल्टिंग फ्रॉम प्राइस सीलिंग, जब प्राइस सीलिंग करी थी गवर्नमेंट ने तो हमको शॉर्टेज नज़र आ रही थी, क्योंकि प्राइस सीलिंग जो पीछे पड़ा था हमने, वहाँ पे डिमांड ज़्यादा थी और सप्लाई कम थी, तो हमें शॉर्टेज नज़र आ रही थी वहाँ पे। यहाँ रीड करते हैं अब, just as the shortages resulting from price ceiling can lead to undesirable rationing mechanism, so can surpluses resulting from price floors। कह रहा है जैसे हम प्राइस सीलिंग पीछे पड़ा हमने, वहाँ पे रैशनिंग जब हुई, जब वहाँ पे जब शॉर्टेज हुई तो हमने अनडिज़ायरेबल रैशनिंग देखी। क्या देखी कि भैया सेलर अपने रिलेटिव कोई चीज़ें बेच रहा है, या जो पहले आ जाएंगे उनको चीज़ें मिल जाएगी, बाद वालों को चीज़ें नहीं मिलेगी, क्योंकि प्राइस सीलिंग में हमें शॉर्टेज नज़र आ रही थी, ठीक है। तो रीड करते हैं, कहता था सेलर हु अपील टू पर्सनल बायस ऑफ बायर परहैप्स ड्यू टू रेशियल एंड फेमिनल टाइज। कह रहा है कुछ सेलर, जब प्राइस सीलिंग चलती थी हमारी तो कुछ सेलर क्या करते थे, डिस्क्रिमिनेशन करते थे, कुछ नहीं भी करते होंगे क्योंकि शॉर्टेज का टाइम चल रहा था, है ना, शॉर्टेज चल रही थी मार्केट में प्राइस सीलिंग के केस में, तो कुछ सेलर तो करते थे भैया डिस्क्रिमिनेशन, और कुछ सेलर नहीं भी करते होंगे। कह रहा है अब जो सेलर करते थे वो भी अपने गुड्स अच्छे तरीके से बेच सकते हैं, इस लाइन में वो लिखा हुआ है, ठीक है ना। लास्ट की लाइन पढ़ते हैं, बाय कंट्रास्ट इन फ्री मार्केट द प्राइस सर्व्स एज द रैशनिंग मैकेनिज्म। कह रहा है अगर फ्री मार्केट होती, कोई भी मतलब गवर्नमेंट प्राइस के बीच में इंटरवीन ना करती, तो प्राइस ही एक रैशनिंग मैकेनिज्म होता, ऐसा प्राइस सेट हो जाता है कि सेलर की सारी क्वांटिटी बिक जाती, सेलर का कुछ भी गुड्स सरप्लस में नहीं रहता, डिमांड सप्लाई बराबर हो जाती, ठीक है जी। अब हम इसको डायग्राम से देख लेते हैं मैंक्यू जी का। ये डायग्राम है, मैं आपको बता चुका हूँ, नॉट बाइंडिंग, बाइंडिंग, पूरा सिस्टम बता चुका हूँ आपको, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आप बेहतर पोजीशन में हो कि आपको चीज़ें समझ आ रही हैं। अब हम केस स्टडी देख रहे हैं द मिनिमम वेज, ठीक है जी। प्राइस फ्लोर ही चल रहा है हमारा, उसका एग्जाम्पल है, एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ अ प्राइस फ्लोर इज़ मिनिमम वेज। बता रहा है भैया यहाँ पे, मिनिमम वेज लॉस डिक्टेट द लोएस्ट प्राइस फॉर लेबर दैट एनी एम्प्लॉयर में पे। एक मालिक मिनिमम इतना प्राइस तो देगा ही देगा, इससे कम नहीं देगा, इससे मतलब कोई सर्टन अमाउंट सेट किया जाएगा, उससे कम नहीं दिया जाएगा, मिनिमम इतना देना ही है। तो बता रहा है भैया कि भैया कांग्रेस ने, ग्रुप ऑफ पीपल ने 1938 में एक प्राइस सेट किया था जो लोगों को मिनिमम स्टैंडर्ड देगा, ठीक है ना। फिर 2015 में ये वेज रेट इतना अमाउंट पहुंच गया पर आवर के हिसाब से, ठीक है ना भैया। अब नीचे बता रहा है कि यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर भी मिनिमम वेज रेट है, ठीक है ना, और वो यूनाइटेड स्टेट्स से ज़्यादा है। कहता है भले ही अगर मैं एवरेज इनकम की बात करूं फ्रांस की, वो 30% कम है यूनाइटेड स्टेट्स से, लेकिन जो फ्रेंच का जो मिनिमम वेज है वो 30% हायर है। देखो एवरेज इनकम कम इसलिए हो सकती है, क्या पता है यूनाइटेड स्टेट्स के लोगों को इनकम बहुत ज़्यादा मिल रही हो, ठीक है ना, तो एवरेज निकालने में भैया ज़्यादा आ रही हो यूएस वालों की एवरेज इनकम, ठीक है ना। कुछ लोगों को इनकम बहुत ज़्यादा भी मिल सकती है, तो वो ज़्यादा अमाउंट कमा रहे हैं तो एवरेज इनकम बढ़ गई होगी, लेकिन मिनिमम वेज की बात करें तो वो 30% हायर है, ठीक है ना। अब पहले मैं डायग्रामेटिकली आपको सिखाता हूँ कहना क्या चाह रहा है। ये आ गया मैंक्यू जी का डायग्राम। यहाँ लेबर डिमांड है, जो फर्म डिमांड कर रही है लेबर की, ये लेबर सप्लाई है जो लेबर अपनी सप्लाई कर रही है। जहाँ पे दोनों कर्व इंटरसेक्ट हो रहे हैं वहाँ इक्विलिब्रियम वेज आ रहा है और इक्विलिब्रियम एम्प्लॉयमेंट हमें नज़र आ रही है, ठीक है जी। यहाँ तक की स्टोरी क्लियर है। तो भैया इक्विलिब्रियम वेज आ गया, ध्यान रखना, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई टकरा रहे हैं, ठीक है ना, और इक्विलिब्रियम एम्प्लॉयमेंट आ गई। अब पैनल बी के डायग्राम की बात करें, डिमांड एंड सप्लाई जहाँ टकरा रहे हैं ब्लू वाले कर्व, वहाँ पे इक्विलिब्रियम वेज आएगी, ये वाली दिखा नहीं रखी मैं बता रहा हूँ, ये वाली, और ये इक्विलिब्रियम एम्प्लॉयमेंट आएगी, दिखा नहीं रहा यहाँ पे डायग्राम में, आप देख सकते हो पैनल ए के डायग्राम में दिखा रखा है उसने। अब प्राइस फ्लोर आ गया, ठीक है ना। प्राइस फ्लोर में गवर्नमेंट ने बोल दिया ये मिनिमम वेज रहेगी, ये का मतलब है यहाँ से लेके यहाँ तक मिनिमम वेज रहेगी। अब मिनिमम वेज इतनी रहेगी, कम से कम इतनी तो देनी ही है, इससे नीचे नहीं जा सकते, इससे ऊपर तो जा सकते हैं।
तो इससे नीचे तो नहीं आ सकते, तो जो हमारा इक्विलिब्रियम वेज रेट था वहाँ तक तो हम नहीं पहुँच पा रहे, तो नहीं पहुँच पा रहे तो बाइंडिंग हो गया। ठीक है जी, नहीं पहुँच पा रहे तो बाइंडिंग हो गया। अब इस मिनिमम वेज पे हमने क्या देखा, जो लेबर की डिमांड है और जो लेबर की सप्लाई है देख लेते हैं। अब फर्म डिमांड कर रही है लेबर की, यहाँ से लेके यहाँ तक लेबर की डिमांड कर रही है फर्म, क्योंकि डिमांड तो फर्म करती है, और लेबर जो अपनी सप्लाई करना चाहती है वो यहाँ से लेके यहाँ तक करना चाहती है। तो लेबर की सप्लाई ज़्यादा है, फर्म इतनी डिमांड नहीं कर रही, तो देश में अनएम्प्लॉयमेंट नज़र आ रही है, लेबर सरप्लस हो गई है, अनएम्प्लॉयमेंट हो गई देश के अंदर। ठीक है ना। अब आप इस स्थिति में हो कि आप डायग्राम को समझ सकते हो। अब बाइंडिंग वाला डायग्राम तो यहाँ दिखा दिया है। बच्चा कहता है अभी तक आप नॉट बाइंडिंग वाला भी दिखा रहे थे। यार अब आप इम्प्लाइड बात सी है, अब आपको चीज़ें क्लियर हो गई है। ठीक है ना। मैं बताया था अगर आपको नॉन बाइंडिंग वाला देखने में आप इंटरेस्टेड हो तो बताया था, मैं एक लाइन खींच के दिखाया था आपके बेटरमेंट के लिए। ये लो जी, मैंने वो लाइन खींच दी यहाँ पे, यह आ गया। नॉन बाइंडिंग का केस बना लो। ठीक है जी भैया। अगर गवर्नमेंट, जो मैंने अभी रेड लाइन ड्रॉ करी है, कहती है कि वेज यहाँ से लेके यहाँ तक होगी, मिनिमम इतनी तो देनी ही है, मिनिमम इतनी तो देनी ही देनी है, तो इससे नीचे तो जा नहीं सकते, इससे ऊपर तो जा सकते, तो इक्विलिब्रियम में हम पहुँच जाते। ठीक है। तो हमारे पे नॉन बाइंडिंग वाला आ गया, नॉट बाइंडिंग वाला आ गया, है ना। तो ये चीज़ें तो आपको क्लियर ही हो चुकी है। ठीक है ना। ये चीज़ें बार बार बताना मतलब बच्चों वाली बात हो जाएगी। तो मैं इस लाइन को अब हटा देता हूँ, ये हटा दी मैंने। अब मैंक्यू जी की तरफ चलते हैं। ये आ गए हमारे मैंक्यू जी। क्या कहते हैं, पैनल ए में बता रहे हैं, फिगर 5 शोज लेबर मार्केट which like all market is subject to forces of supply and demand. Workers determine supply of labor and firms determine the demand. If government doesn't intervene, the wage normally adjusts to balance labor supply and labor demand. कह रहा है अगर गवर्नमेंट इंटरवीन ना करे तो डिमांड फॉर लेबर और सप्लाई फॉर लेबर बराबर होगी। ठीक है ना। जो पैनल ए में मैंने आपको दिखाया था डायग्राम, और अगर गवर्नमेंट इंटरवीन कर रही है तो आपको पता है पैनल बी का डायग्राम जो बाइंडिंग वाला है वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट नज़र आ रही थी। ठीक है। फिर देख लो डायग्राम, यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल है। अगर गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करेगी पैनल ए में, पैनल बी में आपको अनएम्प्लॉयमेंट नज़र आ रही है, गवर्नमेंट ने इंटरवीन करा है, प्राइस फ्लोर गवर्नमेंट ले आई है। पैनल बी ऑफ फिगर 5 शोज द लेबर मार्केट विद मिनिमम वेज। ठीक है जी। If the minimum wage is above the equilibrium level, as it is here, the quantity of labor supply exceed the quantity of labor demanded. सही बात है, आपको पता ही है, अनएम्प्लॉयमेंट आपको नज़र आ रही है, सप्लाई लेबर की ज़्यादा थी और लेबर की डिमांड फर्म कम कर रही थी। Thus, while the minimum wage rate raises the income of those worker who have jobs, कह रहा है मिनिमम वेज रेट तो आ गया, जिन वर्कर की जॉब्स थी उनकी इनकम तो बढ़ गई। ठीक है ना। कहता है इट लोअर्स द इनकम ऑफ वर्कर्स हु कैन नॉट फाइंड द जॉब, पर जिनको जॉब नहीं मिल रही उनका क्या होगा। टू फुली अंडरस्टैंड द मिनिमम वेज, कीप इन माइंड द इकोनॉमी कंटेन्स नॉट अ सिंगल लेबर मार्केट बट मैनी लेबर मार्केट फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्कर। ठीक है। नॉर्मल सी बात बता रखी है, कोई एक लेबर मार्केट नहीं होती, बहुत सारी लेबर मार्केट होती है, अलग अलग किस्म के वर्कर होते हैं। द इम्पैक्ट ऑफ मिनिमम वेज डिपेंड्स ऑन द स्किल्स एंड एक्सपीरियंस ऑफ द वर्कर. Highly skilled and experienced workers are not affected because their equivalent wage rate are well above the minimum. कह रहा है आप बात करते हैं स्किल्ड लेबर मार्केट की, तो भैया जो स्किल्ड लेबर मार्केट होती है उनकी जो इक्विलिब्रियम वेज होती है वो ज़्यादा होती है जो गवर्नमेंट फिक्स करती है। ठीक है जी भैया। तो भैया उनकी इक्विलिब्रियम वेज तो ज़्यादा है, मतलब जो फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाईज है जो उनकी इक्विलिब्रियम वेज आ रही है वो ज़्यादा आ रही है। ठीक है। और मिनिमम वेज जो गवर्नमेंट फिक्स कर रही है वो कम है। ठीक है ना भैया। तो इनके केस में क्या होगा, इनके केस में हम इक्विलिब्रियम प्राइस पे दोबारा पहुंच सकते हैं, सॉरी मतलब इक्विलिब्रियम वेज रेट पे हम दोबारा पहुंच सकते हैं। नॉट बाइंडिंग वाला केस हो गया जो मैंने पीछे आपको डायग्राम में भी सिखाया था। अब हम यहाँ देखते हैं, कहता है द मिनिमम वेज हैज़ इट्स ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट ऑन द मार्केट फॉर टीनेज लेबर। कह रहा है टीनेज लेबर में बड़ा इम्पैक्ट आया है। क्यों? क्योंकि टीनेजर्स जो होते हैं वो इतने ज़्यादा स्किल्ड नहीं होते, उन पे एक्सपीरियंस भी नहीं होता। ठीक है। द इक्विलिब्रियम वेज ऑफ टीनेजर्स आर लो बिकॉज
टीनेजर्स आर अमंग लीस्ट स्किल्ड एंड लीस्ट एक्सपीरियंस मेंबर ऑफ द लेबर फोर्स। इनकी तनख्वाह ज़्यादा नहीं होती है, इतना तजुर्बा नहीं होता है। इन एडिशन टीनेजर्स आर ऑफर विलिंग टू एक्सेप्ट लोअर वेज इन एक्सचेंज फॉर ऑन द जॉब ट्रेनिंग। अब देखो पहले स्टोरी सुनो। देखो भैया टीनेजर्स अगर कहीं इंटर्नशिप करते हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग करते हैं, तो भैया ऑन द जॉब ट्रेनिंग में उन्हें कोई सैलरी तो मिलती नहीं है इंटर्नशिप के दौरान, और इंटर्नशिप में कोई मिनिमम वेज लॉ लागू भी नहीं होता, अप्लाई भी नहीं होता है। तो टीनेजर कहते हैं भैया हम तो कम सैलरी में ही काम कर लेते हैं, कौन करेगा इंटर्नशिप, तो वो इंटर्नशिप भी अपनी खो देते हैं। यहाँ पे बड़ी अच्छी बात लिखी है, कह रहा एज अ रिजल्ट द मिनिमम वेज इज बाइंडिंग मोर ऑफन फॉर टीनेजर्स देन फॉर अदर मेंबर ऑफ लेबर फोर्स। कह रहा है टीनेजर्स पे ये बाइंडिंग फोर्स की तरह काम करता है। डायग्राम से चेक करते हैं, ये हमारा डायग्राम है बाइंडिंग वाला, नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। ब्लू कलर के डिमांड एंड सप्लाई है, वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो भैया जहाँ वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे ये वेज रेज डिटरमाइन हो रहा है, ठीक है। तो पर गवर्नमेंट मिनिमम वेज लगा रही है, जो रेड वाली लाइन से यहाँ से लेके यहाँ तक ये रेड लाइन जो जा रही है, कहने का मतलब गवर्नमेंट कह रही है कम से कम इनको यहाँ से लेके यहाँ तक तो सैलरी देनी ही है, ठीक है, मिनिमम इतनी देनी ही है, इससे ऊपर भले ही दे लो लेकिन इससे नीचे नहीं देनी। इससे नीचे नहीं देनी है तो भैया वो इक्विलिब्रियम वेज रेट पे नहीं आ पा रहे, जो यहाँ पे वेज रेट था वो वहाँ पे नहीं आ पा रहे हैं, तो इसलिए इसको क्या बोला गया, बाइंडिंग बोला गया है। अब मिनिमम वेज पे क्या हो रहा है, जो फर्म लेबर की डिमांड कर रही है वो यहाँ से लेके यहाँ तक कर रही है, लेकिन लेबर जो सप्लाई कर रही है अपनी वो यहाँ से लेके यहाँ तक कर रही है। तो आपको लेबर सरप्लस नज़र आ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है, तो टीनेजर पे इसका इफेक्ट आपको नज़र आ ही रहा है। यह आगे हमारी मैंक्यू स्लाइड, आगे चलते हैं। मैनी इकोनॉमिस्ट हैव स्टडीज हाउ मिनिमम वेज लॉस अफेक्ट टीनेज लेबर मार्केट। बहुत इकोनॉमिस्ट ने पढ़ा कि कैसे टीनेज मार्केट अफेक्ट होती है मिनिमम वेज लॉस के आने से, टीनेजर्स की मार्केट में कैसे अफेक्ट आता है देखते हैं ज़रा। कहता है अगर 10% से इनकी वेज बढ़ती है तो जो एम्प्लॉयमेंट में डिक्रीज़ आता है वो 1 से 3% हो जाता है, ठीक है जी। आगे कहता है इन इंटरप्रिटेटिंग दिस एस्टिमेट नोट दैट 10% इंक्रीज इन मिनिमम वेज डज नॉट रेज द वेज एवरेज वेज ऑफ टीनेजर्स बाय 10%। 10% का इंक्रीज आ रहा है मिनिमम वेज पे, पर जो एवरेज वेज है वो टीनेजर्स की 10% से नहीं बढ़ रही है। देखो एवरेज वेज कैसे आएगी, जो टोटल वेज है उसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ पीपल से, है ना भैया। तो इस समय क्या हो रहा है, जब 10% से भले ही बढ़ रही है वेज रेट, लेकिन एम्प्लॉयमेंट का लेवल भी तो कम होता नज़र आ रहा है, एम्प्लॉयमेंट का लेवल भी तो कम हो जा रहा है इससे, तो एवरेज वेज रेट के अंदर जो राइज है वो 10% का नहीं आ रहा है। A change in the law does not directly affect those teenagers who are already paid well above the minimum। कह रहा है कुछ टीनेजर्स ऐसे थे जिनको मिनिमम से ऊपर भी मिल रहा होगा, कुछ तो ऐसे भी होंगे जो गवर्नमेंट मिनिमम सेट कर रही है उससे उनका जो इक्विलिब्रियम वेज रेट होगा वो ज़्यादा होगा, तो उनके लिए तो भाई मिनिमम वेज लॉस जो आ रहे हैं वो परफेक्ट नहीं है। Thus the estimated drop in employment of 1 to 3% is significant। आगे रीड करते हैं। इन एडिशन टू ऑल्टरिंग द क्वांटिटी ऑफ लेबर डिमांडेड, हम ये चाह रहे थे कि भैया लेबर की डिमांड बढ़ जाए, हम तो ये चाहते हैं कि भाई देश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट ना हो। द मिनिमम वेज अल्टर्स क्वांटिटी सप्लाइड, कह रहा है इससे सप्लाई ऑल्टर हो जा रही है। कैसे हो रही है देखते हैं। कहता है भैया जब मिनिमम वेज आती है तो टीनेजर को लगता है भैया हम भी नौकरी कर लेते हैं, ठीक है, इससे लेबर की सप्लाई और बढ़ जाती है, ठीक है ना भैया। यहाँ देखो स्टडीज हैव फाउंड दैट अ हायर मिनिमम वेज इन्फ्लुएंस विच टीनेजर्स आर एम्प्लॉयड। कह रहा है जो टीनेजर्स एम्प्लॉयड है अब उनको उन पे इन्फ्लुएंस आएगा। कैसे आएगा, जो नए टीनेजर्स आ रहे हैं वो पुराने से compete करेंगे और बेचारे कुछ पुराने नौकरी से चले जाएंगे, तो उनकी नौकरी, भाई नए आएंगे तो कुछ पुराने जा भी सकते हैं, क्या पता नए वाले अच्छे हों, तो पुरानों की नौकरी चली जाएगी, ये बोल रहा है।
When the minimum wage rate rises, some teenagers who are still attending high school choose to drop out and take job. वो स्कूल छोड़ के जॉब में जाते हैं. With more people vying for available jobs, मतलब कंपटीशन बढ़ जाता है. Some of these new dropout displace other teenagers who had already dropped out of school and now become unemployed. वो पहले ही स्कूल छोड़ चुके थे, अब उनकी नौकरी भी चली गई. आगे देखते हैं, यहाँ पढ़ते हैं. द मिनिमम वेज इज फ्रीक्वेंट टॉपिक ऑन डिबेट. भाई ये मुद्दा डिबेट का है, बहस का एक मुद्दा है. एडवोकेट्स ऑफ मिनिमम वेज व्यू द पॉलिसी एज वन वे टू रेज द इनकम ऑफ द वर्किंग पुअर. भाई ठीक है, मिनिमम वेज आएगी तो कुछ की तो वर्किंग वालों की तो इनकम बढ़ जाएगी. दे करेक्टली पॉइंट आउट दैट वर्कर्स हु अर्न द मिनिमम वेज कैन अफोर्ड ओनली मीगर स्टैंडर्ड लिविंग. कह रहा है मिनिमम वेज मिल रहा है पर वो कोई इतना शानदार लिविंग स्टैंडर्ड नहीं जी रहे हैं. इन 2015 फॉर इंस्टेंस व्हेन मिनिमम वेज रेट वॉज सर्टन अमाउंट है पर आवर का, 2 adults वर्किंग, जब घर में 2 adult काम कर रहे हैं 40 hours वीक, तो 40 hours वीक फॉर 40 hours अ वीक फॉर एवरी वीक ऑफ ईयर एट मिनिमम जॉब एट टोटल एनुअल इनकम ऑफ ओनली $30,160. कह रहा है उनकी जो टोटल एनुअल इनकम है वो इतनी आ रही है इस अमाउंट की. अगर 2 घर के एडल्ट काम कर रहे हैं, ठीक है ना, 40 घंटे वीक में काम करते हैं, ठीक है, तो जो उनकी एनुअल इनकम जनरेट होती है वो $30,160 होती है. दिस अमाउंट वॉज 24% अबव ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन फॉर अ फैमिली ऑफ 4. ठीक है, 24% तो पॉवर्टी लाइन कीजिए, पॉवर्टी लाइन से ऊपर है, जहाँ मतलब जो फैमिली की जो इनकम, जो फैमिली में 4 लोग रह रहे हैं उनकी इनकम मान लेते 24% से बढ़ तो गई है, बट what was less than half of median family income in यूनाइटेड स्टेट. मीडियन फैमिली का मतलब है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स की आधी फैमिली मिलके कमा रही है उससे कम है. मैनी एडवोकेट्स ऑफ मिनिमम वेज एडमिट दैट इट हैज़ सम एडवर्स इफेक्ट इंक्लूडिंग अनएम्प्लॉयमेंट, बट दे बिलीव दैट दीज इफेक्ट्स आर स्मॉल. भाई अनएम्प्लॉयमेंट आ रही है पर ऐसा मान रहे हैं कि ये इफेक्ट स्मॉल है, but they believe that these effects are small and that all things considered a higher minimum wage makes the poor better off. ये सोचा जा रहा है कि चलो भाई हायर वेज आ रहा है तो पुअर का तो भला हो ही रहा है. Opponents of the minimum wage contend that it is not the best way to combat poverty. कुछ opponent है कहते हैं तरीका अच्छा नहीं है मिनिमम वेज पॉवर्टी से लड़ने का. They note that a high minimum wage causes unemployment. ठीक है, एक दिक्कत है भाई, वेज ऊपर जाएंगे इक्विलिब्रियम वेज रेट से, मिनिमम की तरफ जा रहे, इतना तो दो ही गवर्नमेंट कह रही है, तो अनएम्प्लॉयमेंट है. इनकरेजेस टीनेजर्स टू ड्रॉप आउट स्कूल. टीनेजर्स पढ़ाई छोड़ देते हैं. एंड प्रिवेंट सम अनस्किल्ड वर्कर फ्रॉम गेटिंग ऑन द जॉब ट्रेनिंग. अब वो ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी नहीं कर रहे, पीछे सीख चुके हैं. मोर ओवर ओपोनेंट्स ऑफ मिनिमम वेज पॉइंट आउट दैट इट इज़ अ पुअरली टारगेटेड पॉलिसी. Not all minimum wage worker are head of household trying to help their families escape poverty. कह रहा है जो भी मिनिमम वेज पे काम कर रहे हैं वो फैमिली के हेड तो नहीं है, जो पॉवर्टी से लड़ रहे हैं हेड तो नहीं है, छोटे बच्चे भी काम कर रहे होंगे. आगे देखते हैं. In fact, less than third of minimum wage earners are in families with income below the poverty line. जो 1/3 जो फैमिली के 1/3 बंदे काम कर रहे हैं मिनिमम वेज में वो अभी भी पॉवर्टी लाइन के नीचे ही है. मैनी आर टीनेजर्स फ्रॉम मिडिल क्लास होम वर्किंग एट पार्ट टाइम जॉब्स फॉर एक्स्ट्रा स्पेंडिंग मनी. कह रहा कुछ टीनेजर ऐसे भी है मिडिल क्लास घर के जो अभी भी पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे हैं उसके बाद, ताकि और इनकम आ जाए. ठीक है जी, तो भैया ये डायग्राम हम ऑलरेडी देख चुके हैं. ठीक है ना, एक्सपर्ट्स का ओपिनियन कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, आपको पता है. मिनिमम वेज के साथ 34% एग्री करते हैं, ठीक है, 29 डिसएग्री भी करते हैं और 37 तो भाई न्यूट्रल ही है. ठीक है जी, तो यहाँ पे ये वाला टॉपिक हमारा ख़त्म होता है मिनिमम वेज वाला. इवेल्युएटिंग प्राइस कंट्रोल्स. अब प्राइस कंट्रोल को इवेल्युएट कर रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ों को चेक कर रहे हैं, कुछ ऐसा ही ये टॉपिक हमें समझाएगा. One of the 10 principles of economics discussed in chapter 1 is that markets are usually a good way to organize economic activity. हमने प्रिंसिपल सीखा था भैया 10 प्रिंसिपल्स के अंदर कि भाई मार्केट एक बढ़िया तरीका है. मार्केट का मतलब फोर्सेस ऑफ डिमांड सप्लाई एक बढ़िया तरीका है और ये ऑर्गेनाइज करेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी को.
दिस प्रिंसिपल एक्सप्लेन्स वाई इकोनॉमिस्ट यूजली अपोज प्राइस सीलिंग्स एंड प्राइस फ्लोर्स। ये बताता है कि इकोनॉमिस्ट मना करते हैं प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर को, मतलब गवर्नमेंट को इंटरवीन नहीं करना चाहिए, मार्केट को ही छोड़ दो, डिमांड एंड सप्लाई को ही छोड़ दो, जो करेंगे बेस्ट करेंगे। टू इकोनॉमिस्ट प्राइस आर नॉट द आउटकम ऑफ सम हैपहैज़र्ड प्रोसेस। कह रहा है जो प्राइस डिटरमाइन हुए वो कोई मतलब बेकार तरीके से, उलझे हुए तरीके से नहीं हुए हैं, ठीक है ना। Prices they content are result of millions of business and consumer decisions that lie behind the supply and demand curve। कह रहा भैया बतेरे इतने सारे कंज्यूमर के बिजनेस के डिसीजन से प्राइस डिटरमाइन किए जा रहे हैं, ठीक है ना, जो सप्लाई और डिमांड कर्व के पीछे बहुत सारे डिसीजंस हैं। Prices have the crucial job of balancing supply and demand and thereby coordinating economic activity। प्राइस ऐसी चीज़ है, सप्लाई एंड डिमांड को क्या कर देती है, बैलेंस कर देती है। When policy makers set price by legal decree, मतलब एक ऑर्डर से, डिक्री मतलब एक लीगल ऑर्डर से वो कोई चीज़ करते हैं, they obscure the signals that normally guide the allocation of society's resources। फिर सोसाइटी के रिसोर्सेज को एलोकेट करने में दिक्कत आती है। Another one of the principle was that government can sometime improve market outcome। भाई एक प्रिंसिपल ये भी था कि गवर्नमेंट को भी इंटरवीन होना करना पड़ता है ताकि मार्केट आउटकम सही हो जाए। इंडीड पॉलिसी मेकर आर मोटिवेटेड टू कंट्रोल प्राइसेस बिकॉज दे व्यू मार्केट आउटकम इज अनफेयर। पॉलिसी मेकर को लगता है कि भाई मार्केट से जो चीज़ आ रही है वो अनफेयर है। प्राइस कंट्रोल्स आर ऑफन एम्ड एट हेल्पिंग द पुअर। गरीबों का भला हो जाए इसलिए प्राइस कंट्रोल लगाया जा रहा है। For instance, rent control laws try to make housing affordable for everyone, and minimum wage laws try to help people escape poverty। ये हम सब सीख ही चुके हैं। Yet price control often hurt those they are trying to help। भाई उनको बुरा लगता है जो प्राइस कंट्रोल ला रहे हैं और लोगों की मदद करना चाह रहे हैं, उनको बुरा लगता है। क्यों बुरा लगता है? क्यों उन पे सवाल उठाए जा रहे हैं। रेंट कंट्रोल में कीप रेंट लो, but it also discourages landlords from maintaining their building and makes housing hard to find। भैया अब वो अपनी रेंट कंट्रोल तो ले आए, अब वो क्या कर रहे हैं, लैंडलॉर्ड बिल्डिंग मेंटेन नहीं कर रहे और लोगों को दिक्कत भी हो रही है ना भाई। रेंट कंट्रोल आने से क्या हो गया था, अपार्टमेंट्स की शॉर्टेज हो गई थी, है ना भैया, है ना भैया। तो ये तो बोला गया था रेंट कंट्रोल के अंदर अपार्टमेंट्स की क्या हो गई थी, शॉर्टेज हो गई थी, क्योंकि रेंट कंट्रोल में गवर्नमेंट लैंडलॉर्ड्स को कह रही थी आप मैक्सिमम यही अमाउंट चार्ज करोगे। तो लैंडलॉर्ड ने क्या करा, बिल्डिंग मेंटेन करना बंद कर दिया, और क्योंकि जब मैक्सिमम अमाउंट था उस अमाउंट पे लैंडलॉर्ड अपने अपार्टमेंट्स की सप्लाई नहीं कर रहे थे, पर अपार्टमेंट्स की डिमांड तो थी, तो शॉर्टेज नाम की चीज़ नज़र आ रही थी, अपार्टमेंट की शॉर्टेज थी तो भैया लाइनें लगी पड़ी है लेने वालों की, तो भैया उनको लेने में दिक्कत हो रही है। मैंने फिर से बता दिया, मिनिमम वेज लॉज में रेज द इनकम ऑफ सम वर्कर्स। मिनिमम वेज लॉ आएगा तो वर्कर की कुछ की इनकम बढ़ जाएगी जिनकी जॉब है, बट दे ऑल्सो कॉज अदर वर्कर टू बिकम अनएम्प्लॉयड। क्योंकि जब मिनिमम वेज आएगा, कम से कम इतनी सैलरी तो दो ही लेबर को, तो भैया जो लेबर की सप्लाई है वो ज़्यादा हो जाएगी और लेबर की डिमांड कम है, तो भैया अनएम्प्लॉयमेंट तो हमें नज़र आ ही रही है। हेल्पिंग दोज इन नीड कैन बी अकम्प्लिश्ड इन अदर वेज देन कंट्रोलिंग प्राइसेस। कह रहा कुछ और तरीके से कर लो, हेल्प करनी है तो, है ना भैया, ये लॉज लाने की क्या ज़रूरत है। फॉर इंस्टेंस द गवर्नमेंट कैन मेक यूज हाउसिंग अफोर्डेबल बाय पेइंग अ फ्रैक्शन ऑफ रेंट फॉर पुअर फैमिलीज। कह रहा अगर आप लोग गरीबों का थोड़ा सा रेंट पे कर दोगे तो कोई दिक्कत भी नहीं है ना भैया। आप ही उनका रेंट पे कर दो गरीबों का थोड़ा सा, है ना, तो फिर भी दिक्कत नहीं आएगी। एटलीस्ट डिमांड सप्लाई तो फिर उस समय इक्वल रहेगी, मार्केट जो डिटरमाइन करेगी। अनलाइक रेंट कंट्रोल सच एज रेंट सब्सिडीज डू नॉट रिड्यूस क्वांटिटी ऑफ हाउसिंग सप्लाइड एंड देयरफॉर दे डू नॉट लीड टू हाउसिंग शॉर्टेजेस। अगर गवर्नमेंट सब्सिडी दे देगी तो हाउस की कोई शॉर्टेज भी नहीं होगी, है ना, क्योंकि रेंट कंट्रोल के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम एक मिनिमम रेंट ला रहे हैं। उस समय क्या नज़र आ रही है, रेंट कंट्रोल के अंदर हम एक मैक्सिमम रेंट लेके आ रहे हैं, तो उस समय क्या नज़र आ रही है, हमें शॉर्टेज नज़र आ रही है ना भैया, क्योंकि उस समय उस पे जो अपार्टमेंट की सप्लाई है वो कम है और अपार्टमेंट की डिमांड ज़्यादा है, तो सब्सिडी दे दो, कोई शॉर्टेज नाम की चीज़ भी नज़र नहीं आएगी। जो गरीब है उनको सब्सिडी दे दो। सिमिलरली वेज सब्सिडीज रेज द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ
वर्किंग पुअर विदाउट डिस्करेजिंग फ्रॉम हायरिंग देम। कह रहा है कुछ वेज सब्सिडी दे दो भैया। मतलब तुम तो ये कह रहे हो ना कि मिनिमम इतनी वेज होनी चाहिए। अरे यार जो मार्केट डिटरमाइन कर रही है वो वेज तो दे ही दो, कुछ गवर्नमेंट उनको अपनी तरफ से दे दे, है ना भैया। तो उस समय क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट भी आपको नज़र नहीं आएगी। एन एग्जाम्पल ऑफ वेज सब्सिडी इज द अर्नड इनकम टैक्स क्रेडिट। ये बता रहा है कि भैया वेज सब्सिडी अगर देनी है तो उनका टैक्स तुम कम कर दो, तो उनको जो तनख्वाह डिमांड सप्लाई ऐसे डिटरमाइन होएगी उस पर उनसे टैक्स मत लो। अ गवर्नमेंट प्रोग्राम डेट सप्लीमेंट्स इनकम्स ऑफ लो वेज वर्कर। मतलब गवर्नमेंट का इनिशिएटिव रहेगा तो भैया लो वेज वर्कर की हेल्प हो जाएगी। जो मार्केट डिटरमाइन कर रही है वेज वही रहने दो और आप उनसे फिर टैक्स मत लो, है ना भैया। तो बात तो कहीं ना कहीं उनकी तो मदद हो ही जाएगी गरीब लोगों की। ऑल्दो दीज ऑल्टरनेटिव पॉलिसीज आर ऑफन बेटर देन प्राइस कंट्रोल। कह रहा प्राइस कंट्रोल से तो भाई ये जो ऑल्टरनेटिव पॉलिसीज आई है ये अच्छी है। दे आर कहता है ऑल्दो दीज ऑल्टरनेटिव पॉलिसीज आर ऑफन बेटर देन प्राइस कंट्रोल, दे आर नॉट परफेक्ट। ठीक है, परफेक्ट नहीं है पर बेटर तो है। रेंट एंड वेज सब्सिडीज कॉस्ट द गवर्नमेंट मनी। भाई गवर्नमेंट का पैसा लगेगा इन सब चीज़ों के अंदर, ठीक है ना। देयर फॉर रिक्वायर हाई टैक्सेस, फिर गवर्नमेंट को टैक्स लेने पड़ेंगे। एज वी सी इन द नेक्स्ट सेशन, टैक्सेशन हैज़ कॉस्ट ऑफ इट्स ओन। अब जो हमारा अगला वीडियो आएगा आप उसमें टैक्सेस के बारे में सीखेंगे, ठीक है ना भैया। टैक्सेशन की अपनी भी कॉस्ट है वो ये बता रहा है। जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम वो सीखेंगे, ठीक है ना, इसी चैप्टर के ऊपर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। आशा करता हूँ आपको हर कंसेप्ट बहुत बढ़िया तरीके से समझ आएगा। मैंने राइटर का हर थॉट आपको समझाने की कोशिश करी है, ठीक है ना। ये मेरी जो वीडियोस है ये आपके लिए मोर देन सफिशेंट ही। अगर आप ढंग से सुनते हो और नोट्स आप हमारे रीड करते हो तो आपको हर चीज़ बढ़िया समझ आएगी। कोई डाउट हो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9891156969 पर।